Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. This lecture is in continuation with the same subject, economics, with the last lecture. This is lecture on introduction and basic concepts of macroeconomics. Last lecture में मैंने क्या आपको माइक्रोइकोनॉमिक्स के अलग-अलग concepts बताए थे, right? Want, utility, goods, services, ये सब हम लोगों ने देखा last lecture में, right? Now we are going to see about macroeconomics, which is economics chapter 1 FYJC. चैप्टर का नाम है बेसिक कांसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स एज पर द न्यू सिलेबस एंड आई एम डॉक्टर कल्पेश वर्मा. आप तो अभी जानते ही हो, राइट? देयर आर अबाउट 24 वीडियोस ऑन माय चैनल. ऑलरेडी 24 वीडियोस है. यू कैन वॉच दोस वीडियोस एंड डोंट वरी, इसके पहले के जो वीडियोस थे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोस. फिलहाल हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि इकोनॉमिक्स हैज टू ब्रांचेस. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो. So as I told you, in today's lecture we are going to understand about macroeconomics. Macroeconomics के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो what is macroeconomics all about? कोई भी टर्म, कोई भी कंसेप्ट जब पहली बार इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें तीन बातें आएगी: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन है, मीनिंग. तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट? इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? तो इकोनॉमिक्स ये टर्म कहां से इंट्रोड्यूस हुआ ये आएगा. वो तो ऑलरेडी आपको बताया है. इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. तो मैक्रो ये वर्ड कहां से आया वो पहले आपको बताना पड़ेगा. सो द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज और होल. ये जो मैक्रो टर्म है, बराबर है, ये मैक्रो टर्म, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस. हमारा इंग्लिश का मैक्रो का स्पेलिंग है MACRO और ग्रीक वर्ड मैक्रोस का स्पेलिंग है MAKROS. तो ये जरा बराबर से ध्यान देना, इधर MACROS नहीं है, KROS है. फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरा टर्म किसने दिया? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी टर्म और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी टर्म, ये दोनों बोथ वर ओरिजिनेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय रैग्नर फ्रिश इन 1933. 1933 याद रखना, बहुत बार ट्रू फॉल्स में 1953 लिख के आपको कंफ्यूज कर देते हैं. रैग्नर फ्रिश बराबर होता है बट 1953 लिख देते हैं, आप ट्रू लिख के आ जाते हैं. सो इट इज 1933. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड देने का काम रैग्नर फ्रिश ने किया. फिर बोलते हैं मैं छुट्टा, अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अभी आप देखो क्या करना है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया लॉर्ड जेम्स कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स. ओके, so macroeconomics was developed by Lord James Keynes in his book General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936. So it is clear कि अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में जो बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर दिया था. फिर 1933 में जब दो टर्म्स बन गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें से माइक्रो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था. फिर 1936 की जो जेम्स कीन्स की बुक है उसमें मैक्रो को डेवलप किया गया, जिसमें बहुत सारी बातें हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक नेशनल इनकम, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी. ये सब अलग अलग कीन्सियन थियरीज है. तो आपको आएगा आगे, नॉट इन 11th स्टैंडर्ड, नॉट इन 12th स्टैंडर्ड, यू विल बी हैविंग इट इन FY and SY BCom, बट डोंट वरी, आएगा आपको स्टडीज में, राइट? ये है रैग्नर फ्रिश अंकल, जिनको 1969 में नॉर्वे से है वो, developing and applying dynamic models for the analysis of economic processes. इस कंटेक्स्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था. फिर आ गया डेफिनेशन. अभी इंट्रोडक्शन में these are the things. इंट्रोडक्शन में क्या है? इंफॉर्मेटिव चीज है. अब इंफॉर्मेटिव चीज है तो मैं उसमें एक्सप्लेन क्या करूं आपको, राइट? इंफॉर्मेशन दे दिया. लाइक हम बोलते हैं ना, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन थे, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू. सो इट इज इंफॉर्मेटिव थिंग. Definition क्या है? Definition is macroeconomics deals with the functioning of economy as a whole. बराबर है? शैपिरो अंकल के हिसाब से macroeconomics क्या है? It is the functioning of the economy as a whole. इसलिए तो this macro मतलब large, whole, पूरे इकोनॉमी का एक साथ जो स्टडी करता है, पूरा इकोनॉमी कैसे काम करता है उसके बारे में स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का. यू कैन सी इन दिस पिक्चर इंडियन इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करना, वेदर इट इज डिफरेंट सेगमेंट्स. बराबर है? शेयर मार्केट है यहाँ पर बिजनेस टाइप्स, इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें. ओके, देयर इज एग्रीकल्चर,
देयर इज इंडस्ट्रीज, बराबर है। ये सब चीजें है, आपको पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट नॉट इंडिविजुअल इनकम बट नेशनल इनकम। एक जन की इनकम बारे में स्टडी करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशन के इनकम का स्टडी करता है। तो व्हाट इज नेशनल इनकम ऑल अबाउट, हम देखने वाले हैं आगे। नॉट इंडिविजुअल डिमांड बट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब पूरे कंट्री का टोटल डिमांड। नॉट इंडिविजुअल सप्लाई बट एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरे कंट्री में कितना गुड्स मैन्युफैक्चर होकर सप्लाई हुआ। एंड नॉट इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइस बट जनरल प्राइस लेवल। हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोलगेट का एग्जांपल लिया था 99 रुपीज में, कितना इतना कोल, तो ये एक प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस का स्टडी करना, कैसे वो प्राइस बनता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। लेकिन जनरल प्राइस लेवल, व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? देखो एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया है। जनरल प्राइस लेवल इज करंट ईयर इंडेक्स ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब इंडिया में जितनी भी चीजें बनी वो सबका इंडेक्स, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर, सभी के प्राइस को एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर, दैट इज इंडेक्स। मतलब इंडेक्स, हाउ इट इज कैलकुलेटेड? इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर ईयर एज द बेस, एक बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर के प्राइस के एवरेज को इंडेक्स कहते हैं। व्हाटएवर इट इज, 160 मींस व्हाट, कि समझो हम 21 से इट इज 2020 राइट नाउ, 2010 का जो प्राइस था उससे 160% अभी का प्राइस, मतलब तभी 100 रुपया था तो अभी 160 रुपया है, तो दैट इज इंडेक्स। ऐसे करंट ईयर का इंडेक्स प्राइसेस सभी प्रोडक्ट्स का डिवाइडेड, अभी यहाँ पर कितने ईयर्स का हम लोगों ने इंडेक्स प्राइसेस लिया है, 1 2 3 4, डिवाइड बाय 4 कर दिया, सो इट कम्स टू 123.1, यानी 2010 के कंपैरिजन में अभी का प्राइस 123 रुपीज हो गया, दैट इज जनरल प्राइस लेवल। बोलो 100 के सामने 123, बोलो प्राइस बढ़ा है कि कम हुआ है? प्राइस बढ़ा है। कितने से कितने से कितने से? प्राइस लेवल बढ़ गया 23.1% से, दैट इज नथिंग बट योर इन्फ्लेशन लेवल। आपका इन्फ्लेशन 10 साल का 23% है, मतलब एक साल का 2.3% आपका इन्फ्लेशन हो गया। देखो नेशनल लेवल की बात हो रही है, राइट? दिस इज हाउ जनरल प्राइस लेवल वर्क्स। So hope you have understood what is general price level और how the things मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम कैसे होता है। जैसे हमने एग्जांपल ये भी लिया था, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को चेक करना, कैसे 98 इन बीके हाउ इट कम्स, कैसे पूरा डिटेल स्टडी करेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन एग्रीगेट परसेंटेज, व्हाट इज एग्रीगेट परसेंटेज? किसी में 98 है तो किसी में 35 है आउट ऑफ 100, किसी में 50 में से 45 है। ये सब मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 650 किया, क्योंकि देयर आर 7 सब्जेक्ट्स, these 6 subjects are of 100 marks and this particular subject is of 50 marks, so divide by 650 into 100, it comes to 78% dot। तो ये जो 78% आपका आया है ये एग्रीगेट परसेंटेज है, this represents all the subjects। इसका स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ये हमने तभी भी देखा था, तभी भी मैंने आपको बताया था, राइट? सो हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब इसमें व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कांसेप्ट्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो व्हाट आर दे? हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम सेविंग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम ट्रेड साइकिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सबका कंसेप्ट, इसमें क्या क्या बातें हैं और वो सब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम ऑल अबाउट? क्या लगता है आपको नेशनल इनकम यानी क्या? क्या ऐसा है क्या नेशन का इनकम? ये भी हो सकता है, डेफिनेटली यस, पर ऐसा नहीं है कि नेशन यानी इंडिया इज अ नेशन, इंडिया कहीं पर जॉब पे जाता है, उसको जो इनकम हुआ, उसको जो सैलरी आया वो नेशनल इनकम ना। इंडिया के लोग, इंडिया में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं जॉब पर है, उनको जो इनकम आया दैट इनकम इज योर नेशन, मतलब वो सारे लोगों का इनकम प्लस किया। कितना पॉपुलेशन इंडिया का? यस 130 करोड़, बट 130 करोड़ में वर्किंग पॉपुलेशन कितना है? तो दैट वर्किंग पॉपुलेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सबका सैलरी प्लस करो तो आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। ओके, इट इज टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन, किसी एक नेशन का टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सर ऐसा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी वो एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व है। एक पर्टिकुलर देश में, कंट्री में, नेशन में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली अ ईयर, एक साल में
जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, मतलब जितनी ऐसी एक्टिविटीज हुई जिसमें पैसे का लेन देन हुआ, वो सब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आएगा। या फिर टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री भी ले सकते हैं इसको, कॉमन लैंग्वेज में, बट इन इकोनॉमिक सेंस इट इज aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year। एक साल के ड्यूरेशन में किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका एग्रीगेट यानी उसका टोटल इज योर नेशनल इनकम। ये समझ में आया? चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। बराबर है, प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन की व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कहां पर होते हैं? देयर आर थ्री सेक्टर्स, आ गया था अभी स्क्रीन पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ये सब बातें आती है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह। इन एक्टिविटीज में जितना मनी वैल्यू का जितना भी एक्टिविटीज हुआ, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई, कॉटन, जूट, मतलब वो दो चीजें यूजुअली प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेक्टर। वन इज फूड ग्रेन्स, हमको खाने के लिए चीजें, एंड सेकेंड इज रॉ मटेरियल्स। इनका जितना भी, जैसे कि हम समझो ये एक साल में पूरे इंडिया में 10,000 किलो चावल बना, 10,000 केजीज। एक किलो चावल का समझो 50 रुपीज है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 विल कम टू 5 लाख रुपीज। मतलब इंडिया में एक साल में 5 लाख रुपए का चावल प्रोड्यूस हुआ। एग्जाम्पल बोलो, 10,000 नहीं, 10,000 टन से भी ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा, बट उतना मतलब 5 लाख चावल का। बराबर, राइस, व्हीट का उसी हिसाब से समझो 3 लाख रुपए का व्हीट, 2 लाख रुपए का कॉटन, ऐसा 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 करके सब नंबर्स, कौन से नंबर्स? मनी वैल्यू, पैसे का वैल्यू, सबको प्लस करोगे तो पूरे प्राइमरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन मिलेगा। दैट टोटल प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर आउटपुट। सेम वे इंडस्ट्रीज, बराबर, मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका, इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। ऐसा फैन बना, ट्यूबलाइट बना, बराबर है, कपड़े बने, ये सब बना, उसका फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ उसका मनी वैल्यू लिया, टोटल किया, दैट बिकम्स योर सेकेंडरी सेक्टर आउटपुट, पूरे सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन। एंड टर्शियरी सेक्टर इज नथिंग बट द सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इनके लिए हम फीस पे करते हैं। पूरे इंडिया में एक साल में जितना भी सर्विसेज रेंडर हुआ और जितना कलेक्शन आया सर्विसेज रेंडर करके, वो सबको प्लस किया, दैट बिकम्स टर्शियरी सेक्टर आउटपुट। मतलब प्राइमरी सेक्टर आउटपुट प्लस सेकेंडरी सेक्टर आउटपुट प्लस टर्शियरी सेक्टर आउटपुट, तीनों के आउटपुट को प्लस करोगे। अब इससे बाहर तो इंडिया में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो तीनों मिला के इंडिया का टोटल प्रोडक्शन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। दैट इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। मतलब इसलिए वो कहा था इट इज एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक नेशन में, एक कंट्री में, एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू का टोटल, तो ये टोटल इस तरह से मिलता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेशनल इनकम ऑल अबाउट। यस, नेक्स्ट कांसेप्ट इज सेविंग। व्हाट इज सेविंग? Saving is that part of income which is kept aside to satisfy future needs। या फिर income which is not spent is called as saving, है ना? हम, मेरा इनकम है समझो महीने का 10,000 रुपीज, उसमें से 7,000 में खर्च कर देता हूँ, कंजम्पशन बोलते हैं उसको। स्पेंट, इनकम विच इज स्पेंट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। लेकिन मैंने 7,000 कंज्यूम कर लेने के बाद क्या बचा? 3,000 बचा, तो ये जो 3,000 है वो मेरा सेविंग हो गया। तो सेविंग इज इनकम विच इज नॉट स्पेंट। अरे यही तो लफड़ा है अभी के इकोनॉमिक्स का। अभी का इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है? कमाया, खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो, जो बच गया वो आपका सेविंग। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं पहले सेविंग कर लो, फिर जो बचेगा उससे अपना घर चलाओ, एडजस्ट करो सब। क्योंकि वो किया ना उन्होंने फॉलो, इसलिए गांव से जब बॉम्बे आए थे तो कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन आज उनका खुद का प्रॉपर्टीज है। यही रीजन है। तो ये हमने सीखना चाहिए हमारे पेरेंट्स से, बट हमारे पेरेंट्स तो हमसे ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक्स आता है, राइट? सो सेविंग का कंसेप्ट ये है, इनकम विच इज नॉट स्पेंट इज कॉल्ड एज सेविंग। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट यानी अब सेविंग में से जो बैंक में आपने पैसा रख दिया वो आपका सेविंग का पार्ट हो गया, लेकिन आप कुछ पैसा स्टॉक यानी शेयर्स वगैरह खरीदने में, म्यूचुअल फंड्स खरीदने में, रियल एस्टेट में, ये सब
कमोडिटी मार्केट है, बॉन्ड्स है, ये सब मतलब किधर इन्वेस्ट किया जिधर से आपको हर साल कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड। बैंक में पैसा रखा, म्यूचुअल सॉरी इफ यू आर गिविंग लोन टू समवन, मतलब कुछ किसी को ब्याज पे दिया, बराबर है, या बॉन्ड्स खरीदा गवर्नमेंट का, ये सब में आपको इनकम जनरेट होगा। लेकिन शेयर्स आपने किधर से खरीदा तो उस पे आपको क्या जनरेट होगा, डिविडेंड। जैसे बैंक में या डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने से हर साल जो एक्स्ट्रा इनकम आता है सर्टेन परसेंटेज दैट इज इंटरेस्ट, वैसे इक्विटी शेयर्स में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको रिटर्न में हर साल मिलेगा डिविडेंड। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के क्या मिलेगा, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। व्हाटएवर रिटर्न के इंटेंशन से जो कुछ भी आपने पैसा डाला है वो सब, मतलब इनकम का वो पार्ट जो आप रिटर्न के लिए और भी रिटर्न जनरेट करने के लिए आप कहीं पर पैसा डालते हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेड साइकिल। व्हाट इज ट्रेड साइकिल? ट्रेड साइकिल इज नथिंग बट द फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं, क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया ना तब से हर साल मेरे को 1 लाख प्रॉफिट होता ही है? ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं। कभी 1 लाख प्रॉफिट होगा तो 1 लाख का लॉस हो जाएगा, अरे कभी 10 लाख का लॉस हो जाएगा शायद। मतलब ये बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। दैट अनसर्टेनिटीज को बिजनेस फ्लक्चुएशंस कहते हैं। ये बिजनेस फ्लक्चुएशंस क्या रहता है, बिजनेस कभी बूम पे रहता है तो कभी डूम पे रहता है, कभी हाई प्रॉफिट तो कभी हाई लॉस। सो दिस इज एक्सपांशन पीरियड, दिस इज बूम, ग्रीन जोन। बूम मतलब अपना बिजनेस एकदम बूम कर रहा है, फिर बाद में वापस से थोड़ा स्लो डाउन आता है और बहुत ज्यादा नीचे चला गया, दैट इज डिप्रेशन। तो ये इन्फ्लेशन, बूम वाला पार्ट है वो इन्फ्लेशन का पार्ट है। ये जो रेड वाला जोन है दैट इज डिप्रेशन का पार्ट। ये बिजनेस साइकिल, इसके बारे में समझना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। दिस इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्टिकुलर बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर कंट्री, पूरे देश का। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, तो अपने यहाँ पर पूरा डिप्रेशन चल रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। बहुत सारे दूसरे रीजन से मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं हो पा रहा है, बराबर है, तो लोग इतना बूम बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों का जॉब जा रहा है। मोर देन some people are telling more than 13 crore people lost their jobs, whatever it is, but the thing is that कभी boom कभी doom, कभी फिर boom कभी फिर doom, ये चलते रहता है। This is what business cycle or trade cycle is all about. So hope you have understood this concept too. Next is economic growth. What is economic growth? Quantitative changes जो आता है ना इकोनॉमी में, that is economic growth. Increase in real national income of a country over a long period of time is economic growth. What is real national income? पूरे इंडिया का टोटल प्रोडक्शन हो गया गुड्स का, दैट इज नेशनल इनकम। या हमारे इनकम से हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहे हैं, दैट इज रियल नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम, मनी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, जिससे आप इतने गुड्स खरीद सकते हो, दैट इज रियल नेशनल इनकम। ओके, तो ये क्वांटिटी, कुछ नंबर, कुछ अमाउंट बढ़ता है, दैट इज ग्रोथ। हमारा इंडिया का जीडीपी बढ़ा, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आपको बताया था, राइट, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट। वैसे ही अगर पिछले साल का हमारा जीडीपी से ये साल का जीडीपी ज्यादा हो गया, मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। कम हो गया तो नेगेटिव ग्रोथ हो गया। व्हाटएवर, अभी हमारा देखो बोल रहे 23.1% नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही न्यूज आया है, तो क्या है, हमारा खड्डे में गया इकोनॉमी। क्यों खड्डे में? -23.1% इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारा लास्ट पीरियड से ये पीरियड का टोटल प्रोडक्शन कम हो गया है, और तो ऑब्वियसली कम होगा ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स तो आए हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस आना। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स व्हिच डिटरमाइन वेल बीइंग ऑफ द पीपल। मतलब लोगों का भला ग्रोथ की वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से लोगों का भला होता है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉजिटिव चेंजेस इन एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से अगर कंट्री में पॉवर्टी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एकदम सिंपल एग्जांपल में स्टूडेंट को देता हूं। पप्पा का सैलरी अगर 10,000 से 25,000 का हो गया, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब दैट इज ग्रोथ ऑफ सेल्फ, ग्रोथ आ गया उनकी लाइफ में। उससे अगर घर में एसी आएगा, एसी खरीदेंगे, बासमती राइस रोज बना के खाएंगे, आजू बाजू वाले को स्मेल आएगा, लगता है पगार बढ़ गया है बाजू वाले का।
मतलब द थिंग इज दैट ग्रोथ जब दिखता है वेल बीइंग में, दैट बिकम्स योर डेवलपमेंट। इसलिए कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ग्रोथ प्रोडक्शन का बढ़ना, हमने कुछ एक्टिविटी किया उससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, दैट इज ग्रोथ। लेकिन लोग मेहनत करके अगर लोगों की वेल बीइंग के लिए काम होता है, गवर्नमेंट मेहनत करता है लोगों के वेल बीइंग के लिए, वो पैसा ग्रोथ जो हुआ है, जो एडिशनल इनकम हुआ है, उससे लोगों का भला ज्यादा होने लगता है, दैट इज डेवलपमेंट। तो इसीलिए कहते हैं ग्रोथ इज नेचुरल, प्रोडक्शन तो हर साल होने वाला है। तो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ तो आने वाला ही है। लेकिन गवर्नमेंट को उसको पॉजिटिवली टर्न करने आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उसको पॉजिटिवली टर्न करता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2018 का हमारा 6.1% था, जो 2019 में 4.2% हुआ, स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में, जो अब तो 2020 में -23.1% चला गया। कोई बोलता है कोविड 19 की वजह से, कोई बोलता है नहीं 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 गवर्नमेंट वैसा है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन और वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। वो तो हमको डीप स्टडी, हमारे पास इकोनॉमिक्स का उतना डीप स्टडी होना चाहिए। बट इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया को कहा गया है। व्हाई? बिकॉज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट। अब ये ग्रोथ की वजह से अगर हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, यानी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो हमारे अंदर क्या आ गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो उसका अच्छा खासा लेवल आ गया तो हम बोलेंगे इंडिया इज नाउ द डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी तक डेवलपिंग है, तो एक दिन हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। So hope you have understood different concepts of macroeconomics. Pupils Academy will be uploading such videos. On behalf of Pupils Academy, I, Dr. Kalpesh Parmar, will be uploading more and more videos about economics, BK, more videos about 12th standard, these subjects. So, aate rahega. Thank you all to listen to me very carefully. Please like and share my videos and please subscribe to my channel, which is Dr. Kalpesh Parmar. Thank you all. Have a great day.